नमस्कार, स्वागत है आपका। संक्षेप में मैं हूं आपके साथ पारुल। पार्टियों का भी हाल आम इंसान की तरह ही होता है साहब। कामयाबी से उनका हौसला बढ़ता है तो वही लगातार मिल रही नाकामी से हताशा आती है, और ये हताशा कलह और अपनी भूमिका से भटकने जैसी बुराइयों का कारण बनती है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद देश और प्रदेश में भी कांग्रेस का यही हाल हुआ, लेकिन अब हाईकमान की हिदायत के बाद पार्टी अपने रोल में लौटती हुई नजर आ रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं बातचीत। हाईकमान की हिदायत, आप देखिए रिपोर्ट, उसके बाद हम करेंगे चर्चा। दिल्ली से आया पैगाम, संगठन की मजबूती के लिए करें काम। सोनिया गांधी से मिली हिदायत, अब ना मिले कोई शिकायत। विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरने का प्लान बना रही है। देश में जिस तरीके का भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैलाना जा रही है, जिस तरह का झूठ और फरेब पेश कर रही है, उसको उजागर करने के लिए, जनता के बीच में सत्य बात को लाने के लिए कांग्रेस जनता के बीच में प्रदर्शन करेगी, मार्च करेगी, लोगों के घर तक जाकर उनको इस बारे में जागृत करेगी कि आज देश जो है मंदी के दौर पे यदि जा रहा है तो उसके लिए जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी। आज यदि देश के अंदर रोजगार नहीं है तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि रोजगार उन्होंने ख़त्म किए हैं। और जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब प्रस्तुत कर रही है, उस पर भी हम उनके साथ में अपनी बात को लेके जाएंगे कि भैया यदि आपको कोई बात पर चर्चा करनी है तो जो देश को नोटबंदी में आपने बर्बाद किया है उसका जवाब देश को दे दें। इसके अलावा एकता के पाठ पर भी पार्टी अमल करने के मूड में है। राजनीति में गैरों की गतिविधियों पर नजर रखने की रवायत होती है, इसलिए बीजेपी ने भी प्रदेश कांग्रेस को मिली हिदायत पर हमला बोल दिया। केंद्र सरकार की अगर आज बात की जाए तो केंद्र सरकार की तारीफ करता हुआ हर आदमी मिल जाएगा, और मध्य प्रदेश सरकार को कोसता हुआ हर वर्ग का व्यक्ति मिल जाएगा। इसी से अंतर समझ में आता है जनता किसके साथ है। 4 माह भी नहीं हुए थे कांग्रेस सरकार को बने हुए, और 29 में से 28 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। मुझे लगता है कि आने वाले नगर निगम, नगर पालिका में भी अपनी हार नज़र कांग्रेस को आने लगी है, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कांग्रेस कर रही है। सोनिया गांधी की सीख का असर तो होने लगा है और पार्टी केंद्र की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरने को तैयार भी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि विरोध कितना असरदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। सोनिया गांधी एक मंझी हुई राजनेता हैं और वो पहले भी पार्टी को संकट से निकालकर केंद्र और राज्यों में सत्ता दिला चुकी हैं। इसलिए उन्होंने हिदायत के जरिए सड़क पर उतरने की सीख दी
और लड़ने से पहले एक होने का मंत्र दिया। अब इस मंत्र के बाद कांग्रेस कितना बदलेगी और दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर चुकी बीजेपी बदली कांग्रेस को कैसे लेगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता सत्येंद्र जैन जी मौजूद हैं और नया इंडिया के राजनीतिक संवाददाता देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त दुबे सर, स्वागत आपका, और सत्येंद्र जैन जी आपका भी स्वागत। जल्द ही कांग्रेस से भी हमारे साथ कोई जुड़ेगा, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। देवदत्त सर, पहले ही आपके पास ही मैं आना चाहूँगी। देश की हालत खस्ता है, सभी जानते हैं। आर्थिक मंदी का जो संकट बार बार हमें दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, जिसे स्वीकार नहीं कर रही है बीजेपी, उसको लेकर आज कांग्रेस ने कहा है, आलाकमान ने कहा है शुक्रवार के समय कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं अब उन्हें सड़कों पर उतरना है, जनता से 1 to 1 टॉक करना है कि आखिर देश में चल क्या रहा है, उनसे बातचीत करनी है। देर आए दुरुस्त आए कांग्रेस है, क्योंकि अभी आज या कल की तो बात नहीं है। बजट के बाद ही जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े थे, उसके बाद ही ये बताया जाने लगा था। जीएसटी के बाद से ही ये बातें आने लगी थी कि अब बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं होगी जिस तरह से जीएसटी और जीएसटी रूल लाया गया। व्यापारियों की हालत खस्ता है, टेक्सटाइल फ्लॉप हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर मंदी की ओर जा रहे हैं, लगभग सारे सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर भी हम देख लें, कोई ऐसा सेक्टर शायद ही बचा होगा जिसमें मंदी नहीं दिखाई दे रही हो, जिनका स्लो डाउन नहीं दिखाई दे रहा हो। आप किस तरह से देखते हैं कांग्रेस में कल की जो सोनिया गांधी जी की हिदायत है, या कोई चेंजेस ला पाएगी? देखिए, व्यवहारिक जीवन में जैसे आडंबर ईर्ष्या का कारण होता है, वैसे ही सत्ता है तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। और जो समझदार राजनीतिक दल में जो भी नेतृत्व होता है वो सत्ता को फोकस करता है। तो कांग्रेस की रणनीति है कि पूरे देश में भाजपा शासित केंद्र में जो सरकार है उसकी सत्ता को उभारा जाए और उसकी जो नाकामियाँ हैं वो पूरे देश में आम जनता तक पहुंचाई जाएं। जो इससे अछूते हैं उनको बताया जाए कि ये आर्थिक मंदी क्यों है, नोटबंदी, जीएसटी से लेकर अभी तक के जितने फैसले हैं केंद्र सरकार के, उनको घर घर तक पहुंचाने की योजना है। भाजपा जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उस सत्ता की नाकामियों को उभार रहे, तो एक दूसरे की सत्ता को उभार कर एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ पनपे, इसका ये प्रयास है। और अभी कोई चुनाव नहीं है, ना तो विधानसभा के हैं ना लोकसभा के हैं, लेकिन यदि अभी से माहौल में परिवर्तन नहीं लाया गया तो फिर मतदाता के मन में जड़ता आ जाती है। उसको एक सफ़ेद शर्ट कोई पहना है, यदि उस पर छींटे नहीं उछाले जाएं तो फिर वो आपको हमेशा सफ़ेद दिखेगी, वो चमकती रहेगी। अभी बात जो आपने की है केंद्र सरकार की, लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मंदी का दौर है और भारत में भी दौर है। कांग्रेस सरकार ये जरूर गर्व से कह सकती है कि मनमोहन सिंह के समय जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी थी तब उन्होंने देश को बहुत मुश्किलों से उबारा था, लेकिन इस समय भारत की मंदी अपने लगातार गिरावट की ओर जा रही है। और उसके लिए क्या किया जाए, ये प्रयास लगातार केंद्र की सरकार कर रही है। लगातार 2 पत्रकार वार्ताएं वित्त मंत्री की हो चुकी हैं, जो कारण वो बता रही हैं, और यहाँ तक कि निवेशकों को आमंत्रित करने का हो गया है। लेकिन सोनिया गांधी ने स्पष्ट अपने नेताओं से कहा है कि आप जाइए और जनता के बीच बताइए कि क्या क्या कारण है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भाजपा हमारी परीक्षा ना ले, कोई किसी की परीक्षा नहीं लेता, आप मैदान में आइए और बातें अपनी रखिए। और जिन राज्यों में खासकर कांग्रेस की सरकार है वहाँ कांग्रेस मजबूती से अपना पक्ष रख सकती है, वहाँ उनको मीडिया का भी सहयोग मिल सकता है, वहाँ कार्यकर्ता भी उत्साहित रहेगा आंदोलन के लिए। यही कारण है कि इन राज्यों के मुख्यमंत्री को विशेष तौर से कहा गया है कि आपने एक तरफ तो केंद्र की सरकार के खिलाफ माहौल बनाइए, दूसरा आपने जो वादे किए हैं जनता से उन पर खरा उतरिए, उनको एक एक करके पूरा करिए, जिससे इन राज्यों का माहौल पूरे देश में फैले कि हमारी सरकार थी तो हमने वादे भी पूरी किए और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के जो नाकामियाँ थी उनको भी हमने उठाया। तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी कांग्रेस की सर्वमान्य नेता हैं। राहुल गांधी की जिस तरह से छवि बना दी थी सोशल मीडिया के माध्यम से, उस तरह से उनकी स्वीकार्यता नहीं बन पा रही थी। उन्होंने बहुत जम के लड़े वो लोकसभा चुनाव के पहले, खासकर राफेल के मुद्दे को लेकर, लेकिन वैसी सफलता नहीं मिली जो सोनिया के नेतृत्व में 2004 में कांग्रेस को मिली थी। और तब कोई नहीं कह रहा था, फील गुड साइनिंग इंडिया का जोर था, लेकिन देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तब बहुत बड़े अखबार ने
अपनी जो हेडलाइंस दी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो आज वही कांग्रेस जब ढलान पे है तब सोनिया का नेतृत्व फिर से लेकर आई है। तो सोनिया ने अपने नेतृत्व की धाक जमाने के लिए जो मीटिंग की है, जो देश भर के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्रियों और जहाँ जहाँ सरकार नहीं वहाँ नेता प्रतिपक्षों को बुलाकर उन्होंने साफ हिदायत दी है कि आप केंद्र सरकार के कारण जो आम जनता को परेशानी हो रही है उनको जनता के बीच ले जाइए और जहाँ जहाँ सरकारें हैं आप वचनबद्धता के साथ अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। बिल्कुल सर, मैं आगे बढ़ती हूँ, वापस आपके पास भी लौटूंगी। सत्येंद्र जी हमारा साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, देश बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, एक देश एक टैक्स, लेकिन ये हो उल्टा रहा है सर। टैक्स तो एक नहीं है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी, वो होने का सपना ही रह गया। उल्टा जो जीडीपी था हमारा वो पीछे जा रहा है। यानी देखा जाए तो जो ये जीडीपी का जो गियर है, अर्थव्यवस्था का जो गियर है, ये रिवर्स में जा रहा है सर। और इसी का मौका मिल गया है कांग्रेस को। सोनिया गांधी जी भी कह रही हैं कि जन विरोधी नीतियां, जन विरोधी बातें जो हैं उसको आप उठाइए और बीजेपी का विरोध कीजिए। जनता को बताइए कि बीजेपी फ्लॉप शो कहां साबित हुई। पारुल जी, जी, ऐसा नहीं है जैसा आपने कहा, और जिस तरीके से कांग्रेस जो है मिथ्या प्रचार कर रही है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ। और अगर हम जाएं, अगर जीडीपी की आपने जो आर्थिक सुधारों की बात की है, तो अगर आप वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत जो है एक बहुत बढ़िया अर्थव्यवस्था है। विश्व के जो विश्व बैंक हुआ, IMF हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को, ये सभी लोग हमारी जीडीपी के डेटा को स्वीकारते हैं और कोई हमारे यहाँ से कुछ नहीं उसमें अमेंडमेंट होता है। आपको मैं बता दूं, आज विश्व के अंदर आप चाहे अमेरिका की जीडीपी ले लें, चाहे यूके की जीडीपी ले लें, चाहे आप जर्मनी की ले लें, चाहे जापान की ले लें। नीति आयोग के सीनियर मेंबर ही ये कह रहे हैं सर कि लिक्विडिटी को लेकर उन्होंने कहा कि जितनी हालत अभी खराब हुई है 72 सालों में कभी खराब नहीं हुई। मैं उस पर भी आऊँगा। आपने अच्छा, मैं इस पर फिनिश कर लूँ। ये बहुत अच्छी बात बता रहा था। वैश्विक अगर बात करें तो पूरे विश्व में जीडीपी बहुत लो जा रही कंट्रीज़ की, और ये जो 4 कंट्री का नाम मैंने बताया, US हुआ, जापान हुआ, UK हुआ, जर्मनी हुआ, इनकी जो जीडीपी है 3% से नीचे है। और हमारी जो है आप ये जो सुधार हुए, 1 नेशन 1 टैक्स हुआ है या डिमोनेटाइजेशन हुआ है, इससे जो आप जो रोबस्ट सुधार हुए हैं अर्थव्यवस्था में, बहुत बढ़िया उन्नति है। और आप देखिएगा, ये हम जो अभी करंट मंदी है उसको झेल जाएंगे। आपको याद होना चाहिए 2000 पारुल जी, 2011-12 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें भी जो वित्तीय मंदी थी पूरे वर्ष की, अभी तो एक क्वार्टर की अपन उसमें आकर के बोले 5% हो रहा है। ये इस जो नेक्स्ट क्वार्टर के बाद 3rd और 4th क्वार्टर होगा, आप भले ही अच्छी उसमें आ जाएगा। नहीं की कोशिश करें, पारुल लेकिन जी, ख्याल अच्छा है पारुल जी, बहलाने के लिए। नहीं मन को असलियत बहुत दूर है आपकी अरे बातों इसलिए से। है क्योंकि आज हमारा होम लोन कंट्रोल है। आपको 8%, 8.5% वो होम लोन मिल तो जाता पैसा है। तो होना सर। आप इन्फ्लेशन जब देखिए, कैश खत्म हो चुका है, लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है। लिक्विडिटी, नीति आयोग की बात अगर आप कर रहे हैं तो नीति आयोग की अगर हम बात करें तो वो भी बता रहे हैं आपको कि हालत ठीक नहीं है आपके देश में। देखिए, हाँ, सोशल मीडिया को आप लोग बहुत मानते हैं, नीति आयोग के सोशल मीडिया, लेकिन कुछ और कह रहा है। आप लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, आपके ट्विटर पर इतने सारे फॉलोवर्स, सोशल मीडिया पर इतने सारे लोग हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा। आई एम कमिंग टू वेरी गुड पॉइंट्स एंड यू हैव आप जो देश जा रहे, यू हैव गिवन अस द राइट डायरेक्शन। आपने बोला कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने बोला है, सही बोला है। आपको पता है राजीव वर्मा जी ने ये बोला था कि जो मंदी, लिक्विडिटी की समस्या आई, फाइनेंशियल सेक्टर के कारण आई हुई है। आपने उसमें वित्तीय संस्थानों का उन्होंने उसमें जो दिया था, उल्लेख किया है। फाइनेंस मिनिस्टर तो जो अभी कैप्स वगैरह चल रही हैं उसको भी बताया था उन्होंने कि टेक्सटाइल में नहीं तो मैं आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट आल्सो। तो राजीव वर्मा साहब ने जो बोला है, उन्होंने बोला वित्तीय जो सेक्टर था, वित्तीय सेक्टर के अंदर क्या हुआ कि आप देखिए जितने बैंक होते हैं वो सारे बैंकों को 2008 से 2014 के बीच में जो एनपीए था वो 18 लाख करोड़ से बढ़कर के 52 लाख करोड़ आ गया। एनबीएफसी का संकट भी तब भी आया। ये सारा जो 52 लाख करोड़ का जो आया उसको माननीय संसद में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चर्चा हुई है इस पर। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर का जो क्रंच आया था, ये गलत तरीके से जो फ़ोन बैंकिंग से फ़ोन कर करके बैंकों से जो लोन दिए गए और वो एनपीए बढ़ गया, इसके कारण हुआ। मतलब उसमें भी कांग्रेस दोषी है? बिल्कुल, जो सरकार ने जिसने चलाई उस दोषी है। और आप देखिए अगर इतना ही कांग्रेस और कांग्रेस के वित्त मंत्री अगर दूध के धुले होते, आप देखिए मोदी जी ने क्या किया। अभी 100 दिन का गणित आप बताइए, अभी क्या हुआ?
अभी बजट के बाद आप लोगों ने अपनी बात रखी और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए। उसके बाद ये तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबरू होती हैं निर्मला सीतारमण और बताती हैं कि क्या सुधार करने के आगे उनके प्लान्स हैं। क्यों जरूरत क्यों पड़ रही है जब सब कुछ ठीक है? तो थर्ड टाइम वो मीडिया से रूबरू हुई है। आपने सही प्रश्न किया। ये जरूरत इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी को अगर कंट्रोल करना है तो जो प्रोजेक्शंस होते हैं उसके बाद जब बाद में डेटा आता है, एनालिसिस होता है, उसमें ही करेक्शन होता है। और वैश्विक मंदी के कारण जो को सुधारने के प्लान्स क्यों बता रही हैं? अरे वैश्विक मंदी जब देख रहे हैं आप, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ, वो क्या बोल रही है। उन्होंने 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी पारुल जी, 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसे पहले वित्त मंत्री हैं और जिन्होंने 32 पॉइंट के ऊपर बताया था और 32 पॉइंट को एक एक पॉइंट को एलाबोरेट करके बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं। और उसके बाद में ताकि मंदी को कम करें, 1 लाख करोड़ से ज्यादा उन्होंने बैंकों के लिए दिया, जो बैंकों को एनपीए 4 लाख करोड़ से ज्यादा का एनपीए रिकवर किया, जो 52 लाख करोड़ का एनपीए जो हो गया उसको रिकवर करने में 4 लाख करोड़ का क्यों आईबीसी कोड क्यों पहले नहीं आया? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लेके आए, उसके बाद इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लेने के बाद देश के बैंक जो बड़े हुए और एनपीए जो है 4 लाख करोड़ के आसपास का एनपीए वापस आया। कड़वी मगर सच्ची बात है कि देश मंदी की ओर है, इसे स्वीकार कीजिए। इंसानियत के तौर पर, एक अच्छे नागरिक के तौर पर स्वीकार कीजिए, जो आप लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। मैंने कहा कि गेस्ट पर मैं डिबेट खत्म नहीं कर सकती। दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। दुर्गेश शर्मा जी, स्वागत के साथ सवाल आपसे, अब तैयारी आगे क्या है? कहा गया है कि अब आप लोगों को जनता से रूबरू होना है, अपने वोटर से रूबरू होना है और जो जन विरोधी बातें हैं बीजेपी के खिलाफ जो हैं उन्हें जनता तक पहुंचाना है। चलिए, एक इंडिकेशन तो मिल गया है, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि इसको लेकर मीडिया में और तमाम जगह पर बार बार बातें हो रही थी। लेकिन कांग्रेस अभी तक क्यों नहीं इस मुद्दे को उठा रही थी बड़े पैमाने पर, ये समझ से परे। हालांकि अब हिदायत दे दी गई है, तो आगे रोड मैप क्या है, क्या प्लानिंग है, किस तरह से इवेंट करने वाले हैं, किस तरह से आगे आंदोलन होगा या संघर्ष होगा, क्या करेंगे? पारुल जी, केंद्रीय नेतृत्व का आदेश है हमको सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मोदी जी की गलत नीतियों को जनता के बीच में पहुंचाना है। जिस तरह पूरे देश को आर्थिक मंदी के तौर पे इन्होंने धकेल दिया, जैसा कि अभी आप चर्चा कर रही थी सत्येंद्र जैन जी से, और वे हर हाल में ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे कि मोदी जी जैसा सक्षम नहीं आदमी कोई, पर उनकी अक्षमता तो पूरा देश देख रहा है। आज हर तरफ जो है बेरोजगारी बढ़ी हुई है। पहले कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, पिछले 5 वर्ष में पूरे प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार सर बंद होने की कगार पर आ चुकी है। पारुल जी, मैं वही कह रहा हूँ, प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाली प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार ने 50 लाख आदमी को भी पूरे 5 साल में नौकरी नहीं दी। और आज की स्थिति ये है कि जो 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट बेचते हैं पारले वाली कंपनी, वो भी अपने आप से 10,000 लोगों की छटनी करने पर मजबूर हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं, माननीय मोदी जी की जो गलत नीतियां हैं, जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है जिसने पूरे देश को आज ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि देश पूरा अपने आप को अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज पहले मनमोहन सिंह जी के शासन में 2006 में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर आया था, पर उसके बावजूद देश संबल की तरह खड़ा था। देश ने आर्थिक मंदी के दौर पे अपने आप को स्टेबल रखा था। पूरे देश में कहीं किसी की नौकरी नहीं गई, हर तरह रोजगार मिल रहा था, नित नए काम हो रहे थे। आपने देखा होगा उसके चलते दिल्ली के अंदर पूरा मेट्रो सिस्टम उसी दौरान पूरा लगा है, बहुत सारा विस्तार हुआ है। कई प्रांतों में बहुत सारे काम ऐसे हुए जिससे व्यवसाय बढ़ा था। और आज स्थिति ये है कि विश्व में उतनी मंदी नहीं है जितनी मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान पूरा मंदी के दौर से जूझ रहा है। नहीं, अभी बता रहे थे सत्येंद्र जी, बता रहे थे कि पूरे विश्व में कई ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें अलग अलग जगह पर मंदी है, हम फिर भी उसमें कम है। मतलब अगर हम ऊपर से पैमाना शुरू करें तो हम 5वें या 6ठे नंबर पर। उनका आंकड़ा ये है कि अगर हमारी थाली में अगर आधी रोटी बची है तो दूसरों की थाली में तो वो आधी भी नहीं है, तो आप खुशकिस्मती समझिए कि आपके पास आधी तो है। अब ये हो सकता है कि सत्येंद्र जैन जी सोच रहे हो कि हम इसमें खुशकिस्मत है। नहीं, ये दुर्भाग्य है हमारा। जब हमने आपको थाली के अंदर 1 नहीं 5-5 10-10 रोटी रखने की क्षमता दी थी, तो आपने आधी रोटी की क्षमता क्यों पैदा कर दी? जब देश के हर हाल में मनरेगा लेके आए थे, हर किसान के पास, हर घर में आदमी के पास खाना हो और मिलने लगा, आप उस समय, आज ये देखिए स्थिति ये है कि लोग बाग तेल और साबुन और जो पेस्ट हैं वो कम खरीदने लगे, वो उनका व्यवसाय 30% कम हो गया है। तो जो देश 5 रुपये और 10 रुपये की चीज़ खरीदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा जिस देश का नागरिक, उस देश में आदमी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम उससे अच्छे हैं। अरे भैया, हम सबसे अच्छे थे, आपने हमको बर्बाद कर दिया, आपकी गलत नीतियों ने बर्बाद कर दिया। अब यही बातें लेके हम जनता के बीच में, जनता समझ रही है
और आज जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सोशल मीडिया में जनता अपना आक्रोश को बता रही है, उस आक्रोश को जनता के बीच में जाके आप चर्चा करिए। हम किसी तरह का देश के लिए ऐसा कदम नहीं उठाने देंगे कि देश के अंदर गांधी जी ने यह भी कहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही राजनीति ना करें, बिल्कुल सड़कों पर पारुल जी, उतरें, जनता से रूबरू हो और एक होकर लड़ाई लड़ें, एक होकर। जी पारुल जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। केंद्र से आदेश आया है कि हमको एकजुटता के साथ में जनता के बीच जाना है, और हम कतई नहीं चाहेंगे, कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस कभी भी देश के अंदर विद्रोह पैदा नहीं करती। हाँ, अपनी बात को जरूर रखवाना चाहेंगे, और सही तरीके, सही माध्यम से, लोकतांत्रिक तरीके से हम जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। हमने लोकतांत्रिक तरीके से मध्य प्रदेश में भी अपनी बात रखी है। कमलनाथ जी की सरकार के रूप में हमको यदि केंद्र से 6,000 करोड़ रुपए की राशि अभी मध्य प्रदेश का, जो मध्य प्रदेश का हक है, वो यदि केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो हमने इनके 28 सांसदों को जो मध्य प्रदेश से जीत के केंद्र में पहुंचे हैं, 29 में से 28 बीजेपी के सांसद हैं, उनसे मांग रखी है कि केंद्र से हमारा अधिकार हमको दिलाया जाए, उसको लेके आए। भारतीय जनता पार्टी कहती है आंदोलन करेंगे, नहीं आंदोलन नहीं, हम मांग करेंगे, जो हमारा अधिकार है उस मांग को आपको पूरा करना पड़ेगा। ये सब बातें हैं, इन बातों को लेके हम घर घर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमको आदेश है 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच हम पदयात्राएं भी करेंगे, लोगों के यहाँ मार्च भी करेंगे, और सुबह जैसा कि हम तो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, हम उसी मार्ग पर चलेंगे। देवदत्त दुबे सर, कांग्रेस, ठीक है सर, जल्दी से जवाब दीजिए, मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ देवदत्त। पारुल जी, नहीं, मैं आपको बता दूं, आर्थिक मंदी का ये जो बैलून फैलाया जा रहा है, आप देखिए आज फिस्कल डेफिसिट की बात करें, अरे आप राजकोष, आप बजट, आप मंदी की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा क्यों गाड़ियां नहीं बिक रही, क्यों बैंकिंग सेक्टर फ्लॉप हो गए, मध्य प्रदेश में गाड़ियां इसलिए खराब हो गई, क्यों बैंकिंग सेक्टर खराब हो रहा है, आज फिस्कल डेफिसिट जो है 2011 बंद कर रहा है अपनी फैक्ट्रियां, पार्ले 5-10,000 लोगों को, अरे भाई साहब, आप दे दो, गाड़ी नहीं खरीद पा रहे, आप जरा अपने ये राजनीतिक धर्म, ये डिबेट का स्तर नहीं होता, आप अपने बारे में बोलिए। जब आप बोल रहे थे, मैंने आपको इंटरफियर नहीं किया, मैंने कहा कि ये डिबेट का धर्म बना रहे, जनता के पास, दर्शकों के पास सही संदेश जाए। मैंने आप बीच में आप करके गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। आप देखिए, अगर आर्थिक मंदी के पैरामीटर नापने हैं तो आपको राजकोषीय घाटा कितना था, आपके समय कितना था, आज कितना है? आपके समय राजकोषीय घाटा 2000, पारुल जी, राजकोषीय घाटा जो एक बहुत बड़ा, बीजेपी की सरकार, अरे साहब 6% का था। अरे आप लोग बोलने नहीं देते हो, आप जो है कबड्डी खेलने में मजा आता है आपको। सरकार के बाद 5 वर्ष आपने सरकार चलाई है, आपके साथ इतने आप अपने राजकोषीय घाटे की बात कर रहे हैं। अरे हमने राजकोषीय घाटा, आपको पता ही है, किसी नेता ने नहीं चलाई। 3.4% का राजकोषीय घाटा है, जो पहले 6% होता था पूरा देश का। पहले वित्तीय घाटा, मैडम जस्ट मिनट लिसन टू मी, वित्तीय घाटा जो है पहले 4.5% हुआ करता था। पहले फिस्कल जो इन्फ्लेशन की दर थी, जो 10% होती थी, आज इन्फ्लेशन 3% पर आ गया। पहले जो है, आपने क्या किया 5 साल में? हमने वही तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा। 45 साल में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है, पहले कभी नहीं था। आप लोग बेरोजगारी का आंकड़ा ही नहीं जारी होने देते। $200 बिलियन का फॉरेन रिजर्व लाखों लाख नौकरियां चली गई, $450 बिलियन कर दिया। कांग्रेस शासन काल में कितनी थी और आज कितनी है, उसको बता दो, उसको बता दो। मैं तीसरे गेस्ट पे हमारे 73 रुपए। आप लोग सुनना ही नहीं चाहते, सही बात। आप अपना गाल बजाना चाहते हैं, बजा लीजिए। मैं कह रहा हूँ, आप जो नौटंकी का ढोल बजा रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। आपको नौटंकी के ढोल का जवाब जनता ने दिया ना, बहुत अच्छे तरीके से दिया। बर्बाद मत करो, बेचो मत, 1970 भारतीय जनता पार्टी को इतना जबरदस्त भेज दिया, सब बेचने की तैयारी में। तुम्हारे आपके मनमोहन सिंह जी का एजेंडा ही आगे बढ़ा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको तारीफ करना चाहिए। उस विनिवेशकरण से, आर्थिक उदारीकरण से 4 लाख करोड़ रुपए लेके आए। एक सेकंड, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप लोग दोनों बोलेंगे, बात नहीं हो पाएगी। मैं लौटूंगी सत्येंद्र सर, आपके पास भी लौटूंगी। देवदत्त सर, जो मैं आऊंगी, सत्येंद्र सर, आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। समय है हमारे पास, अभी समय है हमारे पास। मैं आ रही हूँ, कमिंग टू यू सर, प्लीज काम डाउन। देवदत्त सर, चर्चा तो चली रही है, आर्थिक मंदी हम देख रहे हैं किस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का स्लो डाउन है। आर्थिक स्थिति क्या है हमारे देश की, सभी को पता है। जीडीपी ग्रोथ नीचे आ चुका है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा आंकड़ा 45 साल में अब हम देख रहे हैं, जो आंकड़े जारी भी नहीं होने दे रही है सरकार। अब ऐसी स्थिति में जब दोनों ही पार्टियां चाहती हैं, खासतौर पर अगर हम मध्य प्रदेश से कनेक्ट करके देखें, दोनों ही पार्टियां चाहती हैं, कमलनाथ जी चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज लाएंगे तो रोजगार मध्य प्रदेश में भी आएगा।
कांग्रेस भी अच्छा चाहती है, बीजेपी भी अच्छा चाहती है। कांग्रेस के विधायक मध्य प्रदेश में है, बीजेपी के भी सांसद मध्य प्रदेश में है, विधायक में है, दोनों अच्छा चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का अच्छा हो नहीं पा रहा। सर आप देख ही रही थी अभी कि आंकड़ों की बाजीगिरी होती है जब, तो उसका कोई असर नहीं होता। आम जनता तो ये देखती है कि हमें क्या मिला और क्या छीना गया, क्या मिलने वाला था। तो व्यवहारिक जीवन में जो दिक्कतें होती हैं उससे ही पूरा माहौल बनता है। आप कितने भी बात कर लें आंकड़ों की, कितने ही तर्क दे दें, कुतर्क दे दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश वाकई में इस मामले में अभी मैं चाहता हूं कि इसको मौका मिले आगे बढ़ने का। प्रदेश को, ये देश का हृदय स्थल है, और इस समय यदि आप कांग्रेस की दृष्टि से सोचें, जो सरकार है, तो एक अनुभवी मुख्यमंत्री हैं जो 40 साल से केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो उनके संबंध हैं बहुत उद्योगपतियों से, तो हो सकता है कि निवेश आ जाए। तो ये उम्मीद अभी प्रदेश देख रहा है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कमलनाथ के संबंधों का फ़ायदा प्रदेश को मिल जाए। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से भी अपेक्षा है कि आपको 29 में से हमने 28 सांसद जिता के दिए हैं, और इतनी दिग्गज नेताओं को मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हराया है, तो आप उसको हमें कुछ तो कृतज्ञता दिखाइए। अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश को कुछ अतिरिक्त दीजिए। जनता दोनों ही दलों का मूल्यांकन कर रही है, दोनों ही दल से अपेक्षा है। कोई दल ये नहीं कह सकता कि हमें प्रदेश ने नहीं दिया। भाजपा को 15 सालों तक लगातार दिया, और लगातार पिछले लोकसभा चुनाव में 2 दशक से अधिकांश लोकसभा सदस्य बीजेपी के जीत रहे हैं। और बीजेपी की इतनी जमावट, इतनी सरकारों के बावजूद भी केंद्र में, राज्य में सरकार के बाद कांग्रेस को मौका दिया है। तो दोनों दलों से अपेक्षाएं हैं इस प्रदेश की जनता को कि अब तो प्रदेश में कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो अन्य राज्यों से कुछ बेहतर दिखे। यहाँ सब कुछ है ज़मीन के अंदर, यहाँ जल है, खनिज है, यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध हीरा पन्ना भी है, लेकिन ज़मीन के ऊपर मध्य प्रदेश की गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, भुखमरी है। तो ये प्रदेश की जनता इस समय चाहती है कि हमने दोनों दलों को दिया है, और दोनों दल इस समय अपनी अपनी स्थिति में सरकारों में है। अब कुछ दीजिए जिससे इस प्रदेश का भला हो, जो जमीन के अंदर है वो जमीन के ऊपर भी दिखे। ठीक है, जल्दी से दुर्गेश शर्मा जी संक्षेप में आंसर चाहिए। पारुल जी, निश्चित मध्य प्रदेश को समृद्ध प्रदेश के रूप में, मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार को बढ़ाने का पूरा काम माननीय मोदी, कमलनाथ जी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने जिस तरह देश में मंदी फैलाई है, उससे देश को, प्रदेश को उभारने का काम। लेकिन ऐसे कह के हम नहीं पारुल जी, उदाहरण ये कहते रहे कि हमारे सांसद नहीं जीते इसलिए अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं पारुल जी, ऐसा नहीं है। हमने सांसदों के लिए इंतजार नहीं कर रहे। हमने 2011 में केंद्र में जब सरकार थी तो मध्य प्रदेश को मेट्रो दी थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने मेट्रो नहीं चलाई, हम आए हैं, मेट्रो का हमने आज भूमि पूजन कर दिया। MOU हमने अगस्त में 9 अगस्त को साइन किया था, और आज जो है धरातल पे मेट्रो आ रही है। मेट्रो आने का मतलब विकसित प्रदेश के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रोजगार मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, आगे भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यूनिटी की बात कही है, उसको जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से सत्येंद्र जी कंप्लीट कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, अगर एक माननीय सोनिया जी से और जो उन्होंने दिया है इनके यहाँ, उनके अगर माननीय कमलनाथ जी पालन करते तो आर्थिक मंदी के समय में जब वैश्विक चल रहा है सब जगह, तो इन्होंने देखिए वाहनों के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन का टैक्स चल रहा है, इंडिया में है ना, हाँ इंडिया में है ना, पारुल मान रहे हैं ना, अरे रजिस्ट्रेशन टैक्स मध्य प्रदेश के अंदर इंडिया में है ना, मान रहे हैं ना, अरे मध्य प्रदेश के अंदर, हाँ मान रहे हैं, सभी जगह है। मंदी वैश्विक है, उसके कारण से आ रहा है, इफेक्ट आता है। ग्लोबल वार चल रहा है, चाइना का ट्रेड वार चल रहा है। आप ये बताइए, ये देखिए ट्रेड वार, अमेरिका का ट्रेड वार, आपने रजिस्ट्रेशन, आपने मोटर विश्व ने 2006 में देखा है, रजिस्ट्रेशन का चार्जेस है वो दोगुना कर दिया कमलनाथ जी ने। क्या ऐसे करके मंदी से निपटने की तैयारी है क्या? आपने जो है रजिस्ट्री के ऊपर 3% चार्ज बढ़ा दिया। कई लोग ऐसे लोग हैं मकानों के लिए 20% पास प्रॉपर्टी बेचना है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए रेट नहीं मिल रहा है। कई लोग प्रॉपर्टी लिक्विडिटी की बात करते हैं। अरे आप अगली बार बोलिए ना यार गुरजेश भैया, आप यही गंदी बात करते हो। अरे आपने वाहनों के ऊपर बहुत अच्छा टैक्स बढ़ा दिया। आपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन चार्ज डबल कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपको। आपका अभिवादन, क्या बात करते हो? ऑडियो डाउन कीजिए। यहाँ एक सोशल मीडिया पर पोस्ट हमने पढ़ा है, और वो क्योंकि सोशल मीडिया आप लोग बहुत यूज करते हैं और काफी अच्छी चीज लिखी हुई है इसमें। जब GDP सर, आवाज नहीं आ रही सत्येंद्र सर आपकी। GDP का जब चैप्टर हमने पढ़ा और GST का जब चैप्टर हमने पढ़ा, GST के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ हमें बताया जा रहा था कि 1 कंट्री 1 टैक्स, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बताई गई थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद मैं वाइंड अप करने वाली हूँ।
अगर आप डिपॉजिट करते हैं किसी बैंक में तो आपको 1 ईयर में 70 रुपीज़ 3.5% इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं 2000 रुपये का ही तो 260 रुपीज़ आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट पे करना होता है। और वही अगर आप खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो 2000 रुपीज़ अगर आपका पेमेंट आता है तो उस पर GST आपका 18% 360 लगता है। टैक्स एक की बात कर रहे हैं लेकिन तीनों जगह पेमेंट का जो रिमार्क है, जो परसेंटेज है, जो क्राइटेरिया रुपीज़ में आ रहा है वो अलग अलग है। तो ऐसे में टैक्स की बात तो आपने कर ली, मंदी की बात भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देश जाने, जनता जाने, आमदनी तो अठन्नी हो रही है लेकिन खर्चा रुपया हो रहा है। जनता परेशान हो चुकी है, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में और क्या होता है, अच्छे दिन कब आएंगे, देखने वाली बात होगी। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट पे पार्टिसिपेट करने के लिए। देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, कहाँ बदल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मंदी है, आमदनी नहीं है, डिमांड्स कम हो चुकी हैं, मैन्युफैक्चरिंग्स घट रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ फ्लॉप हो रही हैं। अब ऐसे में तब भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो कहाँ ठीक है ज़रा हमें भी बताइए, हम भी देख लेते हैं आपके ही उस चश्मे से। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहे अनादि टीवी। नमस्कार।